नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया न्याय की बात में आपका स्वागत है। बिहार में अंबेडकर की एंट्री हो गई है। बीजेपी खौफ में है और इस बीच ऐसी राजनीतिक घटनाएं भी हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स को थोड़ा और मैच्योरिटी के साथ समझने की आवश्यकता बताती है। आज दो घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है। एक ये कि हरियाणा में बीजेपी की बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत मार्केबल डिसीजन है। और एक घटना यह भी हुई कि दिल्ली में आपको ललन सिंह और संजय झा ये लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इन्होंने दिल्ली में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहा। ये दूसरी घटना हुई। लेकिन इन दोनों घटनाओं के समांतर बिहार में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भी घटना घट रही है और वो आप देख सकते हैं तस्वीर में जो हमने रखी है। इसमें बीचों बीच जो एक तस्वीर है वो बाबा साहब अंबेडकर को नीतीश कुमार प्रणाम कर रहे हैं, वो तस्वीर है। आप जानते हैं कि चंपारण में नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा शुरू की है और उससे पहले वो लंबी बीमारी बोल करके बीजेपी नेताओं से मिल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, उनके अपने मंत्रियों से भी नहीं मिल रहे थे कि बीमार हैं। अभी देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इनकी हालत वो वैसी है जैसे बीते दिनों सांसद आईसीयू में पहुंचे हुए थे और नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हैं। अच्छे खासे हैं, फिट हैं, लेकिन बीमार, इतने बीमार बताए गए थे कि वो किसी से मिल नहीं रहे थे। बिजनेस समिट भी हो रहा था, इन्वेस्टर्स मीट, उसमें भी नहीं गए थे, अपने आप को बचा रखा था। ये क्यों हुआ सबको पता है आपको कि अमित शाह जी ने जब एक कॉन्क्लेव में कहा कि बिहार में जब चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वहां से नीतीश कुमार की बीमारी, तथाकथित बीमारी, चर्चा में रही। और अब जब नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं तो अब कुछ बातें तो बीजेपी को क्लैरिटी के साथ लेकर आनी ही पड़ती। तो बीजेपी ने एक क्लैरिटी दी कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। किस बीजेपी ने? बिहार बीजेपी ने यह क्लैरिटी दी है। क्या बिहार की बीजेपी अमित शाह की मंशा, मंसूबे, बयान उनसे बड़ा मादा रखती है, बड़ी हिम्मत रहती है? या फिर इसको उलट करके भी बोल सकते हैं कि बिहार की बीजेपी ने क्या अमित शाह के से एक कंसेंट बना करके ये बात कही है, यानी एक क्राइसिस मैनेजमेंट किया जा रहा है? इस पर ज्यादा आप रिलाई करेंगे कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट हो सकता है कि बिहार बीजेपी से ये कहवाया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होंगे। लेकिन इस खबर को हम थोड़ा आपको दिखाना चाहते हैं। खबर है क्या, चल कैसे रही है। एक तो हेडलाइन है कि नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी कोर ग्रुप का फैसला, दिलीप जायसवाल ने किया ऐलान। दिलीप जायसवाल बीजेपी के बिहार में अध्यक्ष हैं। इसके आगे इस खबर को थोड़ा सा बताना चाहता हूं, छपी है, सब जगह है, लेकिन इसको आपके सामने थोड़ा उल्लेख करना चाहता हूं कि 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा। नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे।
हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित बिहार भाजपा कमेटी की 2 दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। जायसवाल ने कहा, कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि हम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इस लाइन पर आप जोर दीजिए। जायसवाल ने कहा कि कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि हम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसी बात पर तो बवाल है। और ये भी आगे पढ़ लेते हैं, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी अन्य के नाम का कोई सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा है और कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यह खबर मैंने आपको जानबूझकर पढ़ करके सुनाई कि जो घटनाएं घट रही है उसके बिटवीन द लाइंस को समझने की जरूरत है। कुछ समय पहले जब यही बात कही गई थी, सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दिल्ली में कही थी, वही सम्राट चौधरी जो मुराठा बांधा करते थे, कहते थे जब तक नीतीश कुमार गद्दी से हटा नहीं लेते उनको हम मुराठा नहीं खोलेंगे। अब खुल गई है, उनकी प्रतिज्ञा टूट गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। आज भी बिहार जो ऐलान हुआ है एनडीए बिहार के एक साथ चुनाव लड़ेंगे, उसमें वही बातें दोहराई गई हैं। तो इसके जवाब में तब कौन सी प्रतिक्रिया आई थी वो आपको याद होगा। इसके जवाब में जो प्रतिक्रिया आई थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो वही पोस्टर जो बीते दिनों मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था। ये पोस्टर है कि जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। ये जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर तब दिखाया गया जब बीजेपी की ओर से ये बात कही जाने लगी कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। इस बात में कहीं भी ये स्वर नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जो स्वर नीतीश कुमार सुनना चाहते हैं बीजेपी से, और बीजेपी कहना नहीं चाहती। अमित शाह ने जो बात कही उससे उलट कोई फैसला नहीं हुआ है सूरजकुंड में, हरियाणा में। बिहार बीजेपी ने या कोर कमेटी ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। फैसला सिर्फ इतना हुआ है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनके मतलब नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के। यही बात तो जेडीयू को मंजूर नहीं है। जब बिहार की बात हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार हो, ये जेडीयू कह रही है। और इसको अगर हम समझें तो ललन सिंह से भी कुछ पत्रकारों ने सवाल किए। ललन सिंह आप जानते हैं, थोड़ी सी और भी हम पॉलिटिक्स की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उनके बयान की। उनसे जब पत्रकार ने पूछा ये इसी दुविधा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जब एनडीए में रहेंगे तो नीतीश कुमार के अलावा कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। अब देखिए, उन्होंने कहा जब एनडीए में रहेंगे, जब एनडीए में रहेंगे तो नीतीश कुमार के अलावा कौन चेहरा हो सकता है। यानी ये जब, कब, तब, इसमें बिहार की पॉलिटिक्स आकर के फंसी हुई है। अब यहां देखिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार बाबा साहब अंबेडकर को प्रणाम कर रहे हैं। अब इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज पूरे देश में इसी बात का तो हल्ला है कि अमित शाह बाबा साहब अंबेडकर को अपमान कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं और नीतीश कुमार
प्रणाम करते हुए उनका सम्मान कर रहे हैं। ये बात भी है कि बीजेपी कह रही है कि हमने अपमान नहीं किया है। तो नहीं किया है तो एक फोटो ऐसा डाल दीजिए। अमित शाह जी, कितना समय लगता है? बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने प्रणाम करता हुआ एक फोटो ही डाल दीजिए। जय भीम बोलते हुए एक वीडियो ही डाल दीजिए। यही फर्क है, राजनीति यहीं पर आकर के टिकी हुई है। बाबा साहब अंबेडकर ने, उनके अपमान ने पूरे देश की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। और स्वयं एनडीए के भीतर, बीजेपी के भीतर बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान और अपमान के बीच में एक संघर्ष, एक बेचैनी, एक लड़ाई पैदा हो गई है। एनडीए में भी ये दिख रहा है। कई सारे एनडीए के घटक दल जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर के बीजेपी का जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से सहमत नहीं है और वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो एक कार्यक्रम ही बनाया, पूरे हफ्ता बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान से जोड़कर धरना प्रदर्शन किए। आज 7वां दिन था। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया है, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर, उनको प्रणाम करते हुए विजुअल भी आए हैं, तो उसका एक संकेत है। वो संकेत है कि मुद्दा तो पास में है, जिस आधार पर वो तुरंत इधर से उधर हो सकते हैं। लेकिन इस बार एक परिस्थिति दूसरी है। नीतीश कुमार के साथ अब तक जो परिस्थिति रही है कि वो संख्या का गणित अपने पक्ष में लेकर तुरंत सरकार बदल लेते हैं, पाला बदलते हैं, मुख्यमंत्री वो स्वयं रहते हैं, मंत्रिपरिषद बदल जाता है। लेकिन अब चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक है तो नीतीश कुमार चाहते हैं, हमेशा से चाहते थे कि चुनाव पहले हो। जब बीजेपी उन्होंने छोड़ी थी तब भी उन्होंने यही कहा था बीजेपी से कि यहां बिहार में मध्यावधि चुनाव करा दीजिए। बीजेपी नहीं मानी, और जब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, बीजेपी के साथ एनडीए, बीजेपी नहीं छोड़ी थी, एनडीए छोड़ा था, तब भी इनकी यही मांग थी कि इलेक्शन पहले करा दीजिए। बीजेपी इसको टालती रही। लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने इलेक्शन कराने की का जोखिम नहीं लिया, वो पहल नहीं की, तो नीतीश कुमार की बात को टाला जाता रहा। अब यह है कि पूरी पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री हो, यह घोषणा कर दीजिए। बीजेपी इसको भी टालती जा रही है। आज भी बड़े घटनाक्रम के बावजूद ये नहीं कहा है बीजेपी ने कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री हम बनाएंगे और एनडीए गठबंधन के वो मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की बैठक बुलाई है, जो होने वाली है मेरे ख्याल से कल परसों है। राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की बैठक। ये बैठक क्यों हो रही है? ये बैठक इसी वजह से हो रही है कि बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी है, और भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि कहीं बिहार हाथ से न निकल जाए, और जब बिहार हाथ से निकल जाएगा तो चंद्रबाबू नायडू जैसी बैसाखी भी कितने समय तक साथ रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और फिर दूसरे जो छोटे छोटे दल हैं जिनका समर्थन मिल करके उनको 272 तक पहुंचाता है, उनका भी ईमान जो है बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर इधर से उधर हो सकता है और सरकार गिर जा सकती है। केंद्र सरकार भी गिर जा सकती है, इसका डर एनडीए में पैदा हो गया है। ये सब कोई अनर्गल और झूठी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो घटना घट रही है उसको मैं बता रहा हूं और समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
एनडीए की बैठक अभी क्यों? एनडीए को तो बीजेपी पूछती ही नहीं है, बैठक कभी बुलाई नहीं जाती है, और न कोई एनडीए का कार्यक्रम होता है, न एनडीए से कोई चर्चा होती है। लेकिन ये बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मसला है, और उस पर हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया, जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के इर्द गिर्द राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उसका परिणाम है कि आज एनडीए को बैठक बुलानी पड़ रही है। मायावती जी को प्रदर्शन करना पड़ा, आज पूरे देश में उनका प्रदर्शन था, उन्होंने ट्वीट किया और अब फिर विश्वास जता रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान वाली जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी को अमित शाह जी वापस ले लें और प्रायश्चित कर लें। मतलब अमित शाह जी पर ही पूरा भरोसा है मायावती जी को कि वो प्रायश्चित भी कर लेंगे और शब्द वापस भी ले लेंगे। अरे शब्द वापस लेना है तो सबसे पहले राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति से कहिए, जगदीप धनखड़ जी से कहिए कि वो उन बातों को निकालिए सदन की कार्यवाही से। हिम्मत नहीं है बोलने की सदन की कार्यवाही से। बात बात में आप आरएसएस का नाम ले लीजिए, आप अडानी का नाम ले लीजिए, तो वो सदन की कार्यवाही से निकल जाता है। और यहाँ बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सभा में कि संविधान के बारे में चर्चा करते समय उच्च सदन में अपमान होता है, लेकिन वो फिर भी कार्यवाही में बना रहता है। तो ये विरोध का एक ढोंग भी चल रहा है, वो भी देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से मोदी शाह ने ये सोचा था कि अडानी के मुद्दे को हटाने के लिए ये अंबेडकर का मुद्दा ले आएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं ले आएंगे और ले आए क्योंकि इस मुद्दे को बड़ा होने से पहले वो रोक सकते थे, बोल सकते थे मेरा ये कहने का अर्थ नहीं है, मैं सम्मान करता हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, अगर किसी को चोट लगी है, ये सब कहने से परहेज किया और इस विरोध को बड़ा होने दिया ताकि वो विरोध बड़ा ना हो सके जो अडानी के इर्द गिर्द पनप रहा था। आप समझ रहे हैं, ये जानबूझकर किया गया, लेकिन जानबूझकर किया गया ये काम, ये कदम बीजेपी को बहुत भारी पड़ता दिख रहा है। बिहार में सत्ता डगमगाती दिख रही है, गठबंधन की सरकार हिल रही है। आरएसएस ने साफ तौर पर इस बात को महसूस कर लिया है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके जो राजनीतिक नुकसान बीजेपी अपना करा रही है, उस राजनीतिक नुकसान से हम आरएसएस को बचाएंगे। उन्होंने एक अलग स्टैंड ले लिया है। ये सब बाबा साहब अंबेडकर का इंपैक्ट है, पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ बाबा साहब अंबेडकर कंट्रोवर्सी, ये सब है। और इसी तरीके से ये इस आंदोलन को कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जितना बड़ा कर रही है, उतना ज्यादा एनडीए के भीतर में ये अंतर्द्वंद बड़ा होता जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट बिहार में पड़ता दिख रहा है। बिहार में अगर अंबेडकर मुद्दा हो गए, जिसके पूरे आसार हैं, हो चुके हैं, और नीतीश कुमार ने इसलिए ये तस्वीर लगाई है, दिखाई है, बताई है कि बाबा साहब अंबेडकर उनके लिए कितना जरूरी है, बिहार के लिए कितना जरूरी है, आम लोगों के लिए कितना जरूरी है, ये बाबा साहब अंबेडकर को वो छोड़ नहीं सकते। ये संदेश साफ साफ दे रहे हैं। इस तस्वीर को हम पूरे स्क्रीन पर भी एक बार दिखाना चाहते हैं कि कैसे नीतीश कुमार ये समझा रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर हमारी राजनीति के केंद्र में है। आप भी देखिए, ये मैं थोड़ा सा, हाँ क्षमा कीजिए, ये तस्वीर आ नहीं रही है किसी वजह से, मैं दिखाऊंगा, रुकिए, कहीं और इसे मुझे सेलेक्ट करना चाहिए था। तो ये तस्वीर मैं फिर से दिखाऊंगा, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आता हूं वापस अपनी बात पर कि किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण है। इस बात को नीतीश कुमार बता रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में जो अपोजिशन है, जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले आप इस तस्वीर को देखिए जो मैं दिखाना चाह रहा था, जो हमारा पोस्टर है
कि बिहार में करवट लेगी पॉलिटिक्स। अंबेडकर इम्पैक्ट से डरी हुई है बीजेपी। ये अंबेडकर इम्पैक्ट है जिसका डर बीजेपी को सता रहा है, और ये डर नीतीश कुमार दिखा रहे हैं बीजेपी को। और बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी रणनीति को छोड़कर किसी और रणनीति पर जाए और इस मसले पर वो राजनीति में आगे बढ़े। बीजेपी में ये मादा भी नहीं है बोलने का कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, एनडीए के मुख्यमंत्री नहीं है। और वो ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यही बात जो महाराष्ट्र में कही गई थी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। और जैसे ही चुनाव हुआ, एकनाथ शिंदे बाहर हो गए और कहा जाने लगा हमने मुख्यमंत्री तो बोला ही नहीं था, हमने तो चुनाव लड़ने की बात कही थी। वही चीज क्या बिहार में भी दोहराया जाने वाला है। इससे नीतीश कुमार सशंकित हैं। ये बात मैंने आपको बताया कि ललन सिंह के बयान से भी स्पष्ट होता है, जिन्होंने ये तो कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो चुनाव में उतरेगी, लेकिन उन्होंने ये एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जब एनडीए में रहेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इनके अलावा और कौन होगा। एक प्रश्न भी दे दिया। जब एनडीए में रहेंगे, अभी एनडीए में हैं तो मुख्यमंत्री हैं, जब एनडीए में नहीं रहेंगे तब क्या होगा, इस पर मौन है। और वो एक जब एनडीए में नहीं रहेंगे वो एक कंडीशन छोड़ भी जाते हैं। दूसरी तरफ जो बिहार में गतिविधियां हैं, जो मैं कह रहा था तेजस्वी यादव जी और उनके इर्द गिर्द में, तो तेजस्वी यादव मूल तौर पर अभी लालू प्रसाद जी हैं, वही डिक्टेट कर रहे हैं, वही राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने सभी एमएलए को पटना में बने रहने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि कुछ हो सकता है। लेकिन यह बात भी है कि बिहार में खरमास बहुत माना जाता है। खरमास माना जाने का मतलब है कि कम से कम 14 जनवरी तक कुछ नहीं होने वाला है। और अब चूंकि जेडीयू ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये चीज और टलेगी। यानी कमान जेडीयू के हाथ में है, वो पूरा दबाव बनाए हुए हैं बीजेपी पर कि हम एनडीए छोड़ सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, तुम घोषित करो कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद एनडीए का नीतीश कुमार ही होंगे। ये एक दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन अंदर खाने जो बात आगे बढ़ चुकी है वो ये है कि तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। इसकी टाइमिंग अगर अभी ऐसा कुछ करेंगे तो अगली सरकार तो बीजेपी बनने नहीं देगी। चुनाव भी नजदीक है, राष्ट्रपति शासन में स्टेट चला जाएगा, तो इसको थोड़ा और ये आगे खिसकाना चाहते हैं। कम से कम दिल्ली चुनाव तक इसको टालना चाहते हैं। और दिल्ली चुनाव जैसे ही 26 फरवरी के पहले खत्म होगा, उनकी वहां सरकार बन जाएगी। उसी दौरान बिहार में अब ये घटना आगे की का जो स्टेप है वो घटना अंजाम लेने वाली है। आप ये समझिए थोड़ा टाइम बाय हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज ही कुछ होने जा रहा है, लेकिन घटनाएं एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। बीजेपी झुकने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है अगले चुनाव के बाद, और उसकी घोषणा करने को तैयार नहीं है। जबकि नीतीश कुमार अभी जो टाइम बाय कर रहे हैं उसमें वो उनको मौका देते हैं। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स की एक खासियत है, नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन छोड़ा था तब भी उन्होंने इंडिया गठबंधन को मौका दिया था कि मुझे इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर या चेहरा या भावी पीएम बनाओ, घोषणा करो कि देश का भावी पीएम नीतीश कुमार है और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है।
ये घोषणा चूंकि नहीं हुई क्योंकि सहमति नहीं थी, तो उन्होंने एक समय देने के बाद वो वापसी कर ली एनडीए में। इससे पहले भी बीते लोकसभा चुनाव यानी 2024 से पहले के लोकसभा चुनाव को देखें, तब भी नीतीश कुमार ने चाहा था कि वो एक गठबंधन बनाए, उनको चेहरा बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हुई, तब भी वो फिर गठबंधन में नहीं आए थे। तो ये नीतीश कुमार की टैक्टिस है, मैं अपने इर्द गिर्द वो राजनीति करते हैं, जो उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा उनके साथ ही उनकी राजनीति होगी। इस जिद पर चूंकि वो अड़े रहे हैं और वो सफल रहे हैं बिहार में लंबे समय से, 17-18 साल से वो सत्ता में है, तो कभी इसके समर्थन से कभी उसके समर्थन से, तो ये बात भी तय है कि वो अपनी इस रणनीति को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, इस रणनीति पर अड़े हुए हैं। अब अंबेडकर से के इर्द गिर्द जो सियासत है, ये सियासत भी नीतीश कुमार को सूट कर रही है, उन्होंने इसे लपक लिया है और अब वो जितना ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर की पूजा करेंगे, उनके लिए बोलेंगे, उनके समर्थन में खड़े होंगे, बीजेपी उतनी ज्यादा बेचैन नजर आएगी। अब बीजेपी को बेचैन करना नीतीश की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बीजेपी की ये बेचैनी है कि अमित शाह ने जब एक बयान दे दिया तो उस बयान की क्षतिपूर्ति के लिए बीजेपी को एक फैसला लेना पड़ा है कि एनडीए का नेतृत्व जो है नीतीश कुमार ही बिहार में करेंगे और चुनाव मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। ये जो फैसला लेना पड़ा है, ये उस बेचैनी के कारण लेना पड़ा है जो नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए पैदा की है। अब बीजेपी के लिए अगर नीतीश कुमार बेचैनी पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी बहुत ही डिफेंसिव हो गई है, अपने घुटनों पर आ गई है, या कहीं बैकफुट पर आ गई, जो शब्द आपको उचित लगे आप इसको समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्यों घुटनों पर आ गई? केवल बिहार की पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, ये दिल्ली की सत्ता का भी सवाल है। नीतीश कुमार दिल्ली की सत्ता का सवाल है और उसका हल भी है, ये राजनीतिक परिस्थिति है। इस तरीके से और जो देश में बाकी घटनाएं घट रही हैं वो भी चूंकि बेचैन कर रही हैं बीजेपी को, मोदी शाह को, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर घटी घटनाएं हो चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घट रही घटनाएं हो, तो ये घटनाएं भी बीजेपी को बेचैन कर रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बाबा साहब अंबेडकर के साथ खड़ा होना, उनकी मूर्ति का सम्मान करना और उस रो में, उस विवाद में एक स्टांस लेना माना जाएगा, एक स्टेप लेना माना जाएगा कि बाबा साहब के अपमान के मसले पर नीतीश कहां खड़े हैं, वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। ये जो शीत युद्ध वाली पॉलिटिक्स है, दांव पेच वाली पॉलिटिक्स है, ये बिहार की पॉलिटिक्स की तासीर बन चुकी है, स्वाद बन चुका है, स्वैग बन चुका है। और इस राजनीति को समझे बगैर केवल घटनाएं देखकर कि आज तो बीजेपी ने फैसला कर लिया, नीतीश कुमार को नेतृत्व मान लिया, यहां से आप राजनीति नहीं समझ सकते। तो इन घटनाओं को आसपास में देखिए कि कैसे घटनाएं घट रही हैं। बीजेपी के नेता उस बात को बोल नहीं पा रहे हैं जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं, और नीतीश कुमार के नेता उस बात का संकेत दे रहे हैं जो वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज हमने तेजस्वी यादव की भी बाइट देखी, कहा कि बिहार में सरकार इंडिया की बनेगी। अब बिहार में सरकार इंडिया की बनेगी ये बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों है, चुनाव से पहले भी बन सकती है, चुनाव के बाद भी बन सकती है। हालांकि हमारा मानना है कि बीजेपी ऐसा होने देगी नहीं इस बार कि चुनाव से पहले इंडिया की सरकार बन जाए बिहार में। लेकिन तेजस्वी हमारे मानने को क्यों मानेंगे? तेजस्वी पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बिहार में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। तो आप सबके बयान को जो देखिए, सारी घटनाओं को देखिए, तो ये पता चलता है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी बोली जरूर है, लेकिन फिर भी पेच जो है फंसा हुआ है।
ये पेच अभी क्लियर नहीं हुआ है, साफ नहीं हुआ है। अब मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेता हूं। चुलबुल पांडे जी कह रहे हैं नीतीश एक लाइबिलिटी है, उनके साथ मिलके जो लड़ेगा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बीजेपी उनको खुद भेज रही है। लालू जी को अकेले लड़ना चाहिए, इस चुनाव के बाद नीतीश राजनीति में शून्य हो जाएंगे। चुलबुल पांडे जी, ये आपका आकलन सही नहीं है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में गए होते, नहीं गए होते, उस समय भी उनको लायबिलिटीज के ही तौर पे बताया जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार अगर एनडीए में नहीं गए होते, बिहार का ये चुनाव परिणाम नहीं होता, तो दिल्ली में आज मोदी की सत्ता भी नहीं होती। आप समझिए, नीतीश कुमार को चाहे जितना कोई अपॉर्चुनिस्ट बोले, कुछ भी बोले, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का यथार्थ है। नीतीश कुमार तय करते हैं कि इंडिया गठबंधन मेरे साथ होगा कि एनडीए मेरे साथ होगा। एनडीए तय नहीं करता, इंडिया तय नहीं करता, इस बात को समझ लीजिए। उनको तो वेलकम रहने के लिए, हमें करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, दोनों पक्ष को, कि नीतीश कुमार का हम वेलकम ही करेंगे। किसी ने नीतीश कुमार को दुत्कारा नहीं है जब उन्होंने चाहा है कि हम पाला पलट लें। जो सच्चाई है इसको समझिए। तो वो शून्य हो जाएंगे, ये कैसे मानेंगे? 16 सांसद आज भी उनके साथ हैं, और जब वो पाला बदलेंगे, आप जानते हैं जब महागठबंधन के साथ आते हैं तो महागठबंधन जीत जाता है चुनाव में, जब बीजेपी के साथ जाते हैं तो एनडीए जीत जाता है चुनाव में। ये नीतीश कुमार का स्वैग है। आगे मैं अरविंद त्यागी जी नमस्कार कर रहे हैं, आपका भी नमस्कार है। सॉरी सर, लाइट अभी आई है, कोई बात नहीं, हमेशा स्वागत आपका। प्रेम कुमार जी नाइस व्यूज, सुनील अग्रवाल जी कह रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनील अग्रवाल जी का भी वेलकम हो रहा है। ये तमाम बातें, और आगे हम देखें, अब्दुल हमीद जी लिख रहे हैं, सर मेरी राय ये है, एक बार कांग्रेस ने इंडिया को चांस देना चाहिए, जैसे ममता और नीतीश कुमार नायडू जो चले पीएम बने, एक बार मोदी को हटाना जरूरी है, वरना 5 साल अगर ये टिक गई तो देश बचाना मुश्किल होगा, ऐसा लिख रहे हैं। तो ये जरूर आपकी इच्छा है, चाहत है, लेकिन आपकी हमारी इच्छा और चाहत से घटनाएं नहीं घटती हैं, ये बात भी समझिए। लेकिन बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं, वो घटनाएं शायद आपकी इच्छा के थोड़े करीब हैं। आगे हम देखें, लाइक नंबर 19 बता रहे हैं, प्रेम सर 14 जनवरी के बाद भी कुछ नहीं होगा। हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, मैंने तो अब थोड़ा सा डेडलाइन बढ़ा दिया, दिल्ली का चुनाव भी कर दिया साथ में, लेकिन 14 जनवरी के पहले कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेते हैं, ये बात समझिए। खरमास में कोई बड़ा निर्णय न बीजेपी लेती है, न बिहार में पॉलिटिशियंस लेते हैं, ये इसलिए मैं कह रहा था। 70% ने लाइक किया है प्रेम सर, वाह बहुत शानदार। आप बता रहे हैं, हमारा आंकड़ा इतना छोटा है तो वो परसेंटेज बड़ा हो जाता है, लेकिन हाँ, जब आप लाइक करते हैं, उसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, चैनल्स पर पड़ता है। और आप सबका बहुत बहुत आभार, आप जुड़े रहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। श्रीकरण जी लिख रहे हैं, सर आपने बोला था शाह 24 घंटे में इस्तीफा देंगे, हुआ नहीं, ठीक है, अब क्या करने का? देखिए, हमने आपको कहा था शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और 24 घंटे की डेडलाइन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय की थी। और अगर चूंकि उस 24 घंटे के फ्रेम में हम कह रहे थे कि इस्तीफा देना ही पड़ेगा, तो आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि हम 24 घंटे में ही कह रहे हैं इस्तीफा हो जाएगा, और आप सब कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं होगा। तो ये इस सरकार का स्वभाव है इस्तीफा नहीं देने का। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अंबेडकर के इर्द गिर्द ये इश्यू बड़ा और बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। अब पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशन 28 तारीख को होने वाला है बाबा साहब अंबेडकर के लिए, उनके अपमान के खिलाफ। और ये आंदोलन जितना बड़ा होगा
जैसे अभी मोहन भागवत जी को बोलना पड़ा है, बाद में पूरी बीजेपी से आवाज उठेगी और आपको माफी या तो मांगना होगा या तो गद्दी छोड़नी होगी, जो भी लगे। इस गद्दी छोड़ने का मतलब मंत्री पद से इस्तीफा, अमित शाह जी के संदर्भ में बोल रहा हूं। तो ये होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जिस दिन होगा उस दिन आप हमको याद कीजिएगा कि हाँ हमने कोई बात कही थी, क्योंकि मैं राजनीति को देख रहा हूं, देख पा रहा हूं, और वो राजनीति निश्चित रूप से बीजेपी कितना नुकसान करेगी अमित शाह के लिए, यही बड़ा प्रश्न है, कितना नुकसान करेगी। मोदी जी ने अपना हाईएस्ट जो है दांव लगा रखा है, उनके पक्ष में उतर करके ट्वीट्स किए हैं, लगातार ट्वीट्स किए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये अंबेडकर वाला जो ये दौर है इसको पटाक्षेप किया जाए, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर बिहार की सरकार गिर गई, बिहार में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो गया, तो समझिए कि ये अंबेडकर रो अपना परिणाम देने लगा है, और फिर दूसरे प्रदेशों से भी ऐसी खबरें आने लगेंगी। तो अगर अमित शाह का इस्तीफा समय रहते होता है तो बीजेपी ऐसे नुकसान से बच सकती है। अगर नहीं होता है तो अमित शाह का इस्तीफा या अमित शाह को सैक करना, इन दो में से एक घटनाएं होकर रहेंगी, ये आप मान लीजिए। ये मेरा आकलन है। गलतियां सबसे होती हैं, पर उस पर कायम रहना मूर्खता है। बिल्कुल सही बात कहते हैं। आगे मैं प्रतिक्रियाएं दिखाता चलता हूं, और सबका नमस्कार मैं स्वीकार करता हूं। आपको सबको भी नमस्कार। मनस्वी मारवाजी लिख रहे हैं, तेजस्वी यादव को अकेले जाने के हट को छोड़कर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को अगले चुनाव में पूरा सम्मान और पूरा स्थान देना चाहिए। ये एक बात जो सबके मन में हमेशा रहती है। दिल्ली में लाइट गुल हो गया, काम देश बर्बाद। अच्छा, आयुष पटेल जी लिख रहे हैं नमस्कार, और श्री किरण जी लिख रहे हैं केजरीवाल ने कम से कम कुछ तो काम किया है, बाकी कुछ राजनीति हो, ये बात कह रहे हैं। ये अच्छा, ओहो, ये ढक्कन, कड़ाही, अटैची, सूटकेस, ये सब बात क्या है। श्री किरण जी कह रहे हैं एमएच में सब बोल रहे थे मराठा आरक्षण की वजह से महायुति नुकसान होगा, लेकिन उल्टा परिणाम आया। उस परिणाम को जनता का परिणाम आप मानेंगे तो भ्रमित होंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग गलतियों पर, जो चुनाव की चोरी हुई है उस पर पर्देदारी कर रहा है। वो चुनाव की चोरी है, वो जनता का आदेश है ही नहीं, उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाना चाहिए। महायुति को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उल्टा रिजल्ट आए हैं, ये बात साफ है। इसलिए हम उस पर यही टिप्पणी रखते हैं, यही राय रखते हैं। आज की चर्चा को हम विराम देना चाहते हैं। आप सबसे आग्रह कि आप हमारे आपके अपने YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बटन दबाइए, और हाँ, हमारे मित्र हरिशंकर जोशी जी का जो चैनल है @संदेश न्यूज, उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।